हाय। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेहान टॉक्स। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स टॉपिक जो है टैक्स के रिलेटेड और टैक्स प्लानिंग के रिलेटेड। सो आज हम अपने इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं बेसिकली क्या आईटीआर फाइलिंग्स होती हैं, आपको कब उनको करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मिस करते हैं तो क्या हो सकता है। देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे ई सॉप्स को लेके क्या टैक्सेशन है और फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर्स कितना इंपॉर्टेंट है। और इस सारी एक्सप्लेनेशन को देने के लिए आज हमारे पास जुड़े हैं सीए पवन कुमार जी। आई वेलकम यू टू दिस एपिसोड ऑफ अवर टैक्स प्लानिंग एंड आई होप वी विल हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन। और आप हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को एक अच्छी जानकारी देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Thank you, Vishal ji, यस। for such a brief introduction. And this is a really you can मतलब अच्छा आपने प्रोग्राम सेशन हमें बुलाया कि आप इस सेशन दें एंड लोग को बेनिफिशियल होगा रियली। इस बार इनकम टैक्स एक्ट चेंज हुआ है एंड डेफिनेटली लोगों को जानना चाहिए व्हाट टू बी कंसिडरेशन व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न AY 2627. So let's start. We'll answer you whatever you have a questions, and I hope that will be helpful for the user. यस। सो सर हमारा पहला क्वेश्चन हमारे आईटीआर फाइलिंग्स के बारे में रहेगा कि अगर बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो टाइमली फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या उनको टाइमली फाइल करने के क्या बेनिफिट है ताकि वो अपनी इस हैबिट को इम्प्रूव कर सके। सो और अगर वो और नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए उनके पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो हम इसके ऊपर आपका ओपिनियन चाहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है विशाल जी। तो लोग को रहता है कि टाइमली अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे सो वी हैव अ विंडो जहाँ पे जाके हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे। ठीक है। एंड उनको लगता है कोई बात नहीं, ये बिलेटेड रिटर्न फाइल करके हम अपना कोई बात नहीं चले जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि ओरिजिनल रिटर्न यानी टाइम से यानी कि 31 जुलाई से पहले अगर आप रिटर्न एज ए इंडिविजुअल आप सेल्फ है फाइल करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो सबको पता होगा कि हमें अब न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करने पड़ते हैं, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। यस। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी आपको डिडक्शंस अलाउंस आपको अलाउ नहीं होता है। बट राइट। उनकी जो स्लैब रेट है वो बेटर है फ्रॉम अ ओल्ड टैक्स रिजिम से। तो राइट। जैसे उसमें एक छूट दिया हुआ है कि आप 12,25,000 तक अगर आपका टोटल इनकम होता है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, रिबेट के थ्रू उसको 87 आपको टैक्स नहीं लगता है। एंड वहां पे एक चीज और होता है न्यू टैक्स रिजिम में कि जो 30% का स्लैब आता है आफ्टर 25 लाख ऑफ इनकम। बट यस। ओल्ड टैक्स रिजिम में जो आपका आता है 30% टैक्स वो आफ्टर 10 लाख से ही आ जाता है। तो ऑब्वियसली जो अगर हम एक ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें सो अगर आपका लेस डिडक्शंस है लेट से सपोज 5 to 8 लाख तक, तो जनरली लोगों का बिग HRA रहता है तभी जाके वो डिडक्शन आता है। जी। तो इन अदरवाइज वो डिडक्शन आता नहीं है एंड होपफुली टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होता है। गवर्नमेंट ने भी अपने पोर्टल पे एज ए डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही डाला हुआ है। यस। आपको अगर अगर ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट में जाना है और आपने अगर अपने एम्प्लॉयर के पास पोल टैक्स रिजीम किया है बिकॉज अब आपके पास रियली में डिडक्शंस हैं ऐसे जो आपको बेनिफिशियल ओल्ड टैक्स रिजीम किया था। यस। ठीक है। तो आपको रिटर्न फाइल वो ओरिजिनल रिटर्न यानी कि 31 जुलाई से पहले करना पड़ेगा। ओके। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और आपको वो डिडक्शंस के बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न्स को फाइलिंग 31 जुलाई से पहले करना पड़ेगा, या जो भी एक्सटेंडेड डेट होता है अगर 31 जुलाई को तो यानी कि वो आपको करना पड़ेगा उसी में। अब बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करने जाते हैं तो जो डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम होता है वो आपका नहीं हटता है। और देन इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले तो सोचा कि ओल्ड टैक्स रिजीम लूंगा तो मुझे टैक्स सेविंग हो रहा था, दैट इज वाई आपने ओल्ड टैक्स रिजीम किया था। यस। पर आप उसमें स्विच स्विच करना चाहेंगे आप, तो आप बिलेटेड रिटर्न के टाइम आप स्विच नहीं कर पाएंगे और आपके सारे डिडक्शन जो आपने ओल्ड टैक्स रिजीम करके लिया था वो लॉस हो जाएगा। इन नट सेल आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ जाएगा और उस समय जब आप टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपको उस पर पेनाल्टीज भी देना पड़ जाएगा।
यस। सो दिस इज द मेन टू इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि हमें पेनाल्टी तो लगेगा ही बिलेटेड रिटर्न का 5,000 और 10,000 एज पर द टैक्सेबल इनकम। साथ में हमारा क्या होगा, लॉसेस भी हो जाएगा, जो ओल्ड टैक्स रिजम में हमने डिडक्शन लिया था वो भी लॉस हो जाएगा। जी। बिकॉज बिलेटेड रिटर्न के टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल कर फाइल सकते कर हैं, सकते। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। राइट। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। इसीलिए हमें रिटर्न्स को टाइमली फाइल करना चाहिए। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अपना फॉरेन टैक्स एसेट डिस्क्लोजर्स को लेके, कि ये कितने इंपॉर्टेंट है और करने क्यों क्यों जरूरी है, और ई सॉप्स और आरएसयू के रिलेटेड हमें क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है और कब करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेके आता है, इस पे आई आपका। थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विशाल जी, आपने राइटली रेज किया यहाँ पे। सो क्या है, लास्ट टाइम गवर्नमेंट रेगुलरली उन्होंने थ्रू नोटिफिकेशन एंड थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन के थ्रू बताते रहे कि अगर आप फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर है तो आप उस फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर का उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। बट आप फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर का पहले फॉरेन एसेट को समझते हैं और किसको करना है उसको समझते हैं। तो जी। फॉरेन एसेट का मतलब ये होता है कि आपने जाके कोई भी म्यूचुअल फंड, जैसे आजकल के डेज में इंड मनी है, ग्रू है, जीरोधा है, जी। लोग उन पे फैसिलिटीज है कि जाके यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे भी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, शेयर्स ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन वे वो फॉरेन एसेट हो जाता है। बहुत सारी ऐसे मैंने अपने पीपीटी में भी मेंशन करा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं फॉरेन एसेट की, उनका पहले फॉरेन में ही रहते थे, वहां पे उन्होंने अकाउंट खोल लिया था। स्टूडेंट जाते हैं, उन्होंने वहां पे बैंक अकाउंट ओपन हो गया था, अब वो डॉर्मेंट है बिकॉज वो इंडिया में शिफ्ट कर गए। तो राइट। फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर ये बोलता है कि इवन दो आपका वो बैंक अकाउंट डॉर्मेंट है और आप वो एक्टिव डॉर्मेंट भी हो गया, आपने उसको क्लोज नहीं करा है, आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉरेन एसेट एज ए डिस्क्लोजर में। ठीक राइट। है, तो ये हो गया। साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि उनके पेरेंट्स कंपनी, ठीक है। सो बहुत सारी कंपनियां जिनकी फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो वो कंपनियां अपने इंडियन सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को क्या करते हैं, आरएसयू और ईसोप के रूप में शेयर्स करते हैं। यस। अब सबसे पहले क्या होता है, ये सबसे पहले हमें समझना है कि आरएसयू और ईसोप का जो नेचर होता है ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है। तो सबसे पहले कंपनी में एक प्रोसेस होता है कि कुछ लोगों को वो ग्रांट करते हैं शेयर, जिसमें वो रिटेंशन टाइप से होता है कि अगर आप कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस 1 ईयर्स और 2 ईयर्स आप करते हैं, उसके लिए आपको हम ये इतने यूनिट आपको शेयर कर रहे हैं, एंड राइट। टिल दैट पीरियड तक आप रह लेते हैं, कुछ दिनों पीरियड तक तो हम आपको वो चीज, वो शेयर्स आपके अकाउंट में चला जाएगा, जिसको हम वेस्टिंग के नाम पे बोलते हैं। यस। तो पहले ग्रांट होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, सो दैट एम्प्लॉय हमारे यहाँ रिटेन करे, परफॉर्मेंस दिखाए, यस। एंड देन जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है तो उनको वो शेयर्स एज ए वेस्टिंग के रूप में उनको अलॉट हो जाता है। तो राइट। उनके लिए बेनिफिशियल मोटिवेशन क्या होता है कि अदर देन सीटीसी, समटाइम तो सीटीसी में भी इंक्लूड होता है, सीटीसी एक एज ए ईसोप और आरएसयू एक अच्छे नॉन, मतलब ब्रांडेड कंपनी का शेयर्स मिल रहा है, जो कि जब वो सेल करेंगे तो उनके मार्केट वैल्यू के अनुसार से उनको गेन होगा और वो पैसे आते हैं। राइट। तो दैट इज वाई ये होता है। तो ग्रांट कब हुआ, तो जब ग्रांट होता है तो हमें कोई टैक्सेशन की जरूरत नहीं है। राइट। लेकिन जब पीरियड खत्म होता है कि आपको मिला था कि 2 साल के बाद आपको ये वेस्टिंग हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये शेयर्स आपके अकाउंट में चला जाएगा, तो जब ये वेस्ट होता है तब जाके एज ए प्रिक्विजिट्स के नाम पे आपके सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है, और यस। उसी समय आपका पहले तो टीडीएस कट जाता है। नाउ यू बिकम द ओनर्स ऑफ दैट शेयर्स। तो राइट। वो तो ठीक है, आपको टीडीएस कट गया, एम्प्लॉयर ने कर लिया, लेकिन जब आप ऑनर्स ऑफ द शेयर्स हो जाते हैं तो कहता है यहीं पे आप फॉरेन एसेट का ऑनर बन गए, और आपको फॉरेन एसेट में डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो आपको नोटिस आ सकता है। लोग को लगता है कि नोटिस कैसे आ सकता है, लोग को कैसे पता, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मिथ है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। जिस तरीका से इंडिया में एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एआईएस चलता है, जहां पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि सारे जैसे रजिस्ट्रार्ड आप अपने रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रार्ड के बाद
आप बैंक्स में अपना सेविंग बैंक रखते हैं, आप म्यूचुअल फंड रखते हैं, तो इन सबको एनबीएफसी, इन सब इंस्टीट्यूशंस को, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है एआईएस, जहां पे अपने यूजर्स का डेटा को डिस्क्लोज करना पड़ता है, जैसे हमारे टीडीएस डिस्क्लोज होते हैं। ये एंड दैट वे वो सारे इंफॉर्मेशन आजकल आप लोग देखते होंगे, सेविंग इंटरेस्ट दिख जाता है, डिविडेंड दिख जाता है, राइट। आपने अपने रजिस्ट्री कराया परचेज, वो सब दिख जाता है। तो वो ए सेम उसी तरीका से हम सब बैंक्स में जाते हैं तो फाटका डिक्लेरेशन साइन करते हैं, वो यूएस के साथ होता है, सेम राइट। अदर कंट्री के साथ सीआरएस होता है। ठीक है, जब हम साइन करते हैं एंड ऑटोमेटिक फॉरेन एक्सचेंज करने का एक सारे कंट्री के बीच में गवर्नमेंट का एक ट्रीटी होता है, एंड दैट बेसिस हर कंट्री दूसरे यूजर के अगर वो दूसरे सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का है और वो न्यूजीलैंड में है, यूएस में है, उनका डिटेल वो ऑटोमेटिकली शेयर करते हैं गवर्नमेंट के पास, और वो नाउ अब वो अपने आप पोर्टल पे दिखने लगेगा। एंड दैट वे गवर्नमेंट को पता चलता है कि इन असेसी का फॉरेन एसेट में शेयर्स है, ईसॉप है, आरएसयू है, और इस राइट। तरीका से उनके पास नोटिस ऐसा आता है। एंड जब नोटिस आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपको ह्यूज पेनाल्टीज है, सम अराउंड 10 लाख के करीब, और ब्लैक मनी एक्ट में। और जनरली हमारा सजेशन होता है कि आप इसको डिस्क्लोज कर दीजिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा आईटीआर 1 के जगह पे। तो ग्रांट पे नहीं, आपको जब ऑनर बन गया, यानी कि वेस्टिंग हो गया है, तब इसको करिए। और यस। अगर आपको कोई स्टूडेंट है, आप पेरेंट्स, अगर आपका आपका कोई सन डॉटर आपके फॉरेन में एज ए वहाँ पे स्टूडेंट थे, आपने अकाउंट खुलाया था, डॉर्मेंट हो गया बट आपने बंद नहीं कराया, तो प्लीज उसको भी डिस्क्लोज कर दीजिए। कोई राइट। आपने इंड मनी पे, ग्रो पे जाके आपने इस जगहों पे कोई म्यूचुअल फंड लिया है, तो आप प्लीज डिस्क्लोज कीजिए उन शेयर्स को। अगर राइट। आप शेयर सेल भी कर देते हैं तो उन गेन्स को भी आप डिस्क्लोज कीजिए। दैट्स व्हाट द इंटेंशन ऑफ दिस फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर। नहीं तो ओके। आप मे बी आपको नोटिस आएगा, मे बी आपको ह्यूज पेनाल्टी भी पेमेंट करना पड़ सकता ओके। सो अगर हम फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी आने के चांसेस हैं और क्या इम्प्लीकेशंस हैं? है। तो जैसे कि हमने बताया कि मतलब देखिए, अगर आप इंटेंशनली, जैसे गवर्नमेंट ने तो थोड़ा सा इसने ये बोला है कि अगर आपको 20 लाख से वैल्यू का फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर है और आपने नहीं किया, तो वहां पे तो प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है कि आपको आपको मे बी प्रोसिक्यूट कर देंगे, इंटेंशनली देखेंगे कि आपने पास था एसेट और आप डिस्क्लोज नहीं किए हो। ओके। और लेकिन थोड़ा रियायत है कि अगर 20 लाख तक का वैल्यू है तो आप डिस्क्लोज कर दीजिए, और मे बी पेनाल्टी माफ भी कर देते हैं। और इस बार तो उन्होंने एक स्कीम भी लाया है कि ओके। फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहले का कहीं भी आपके पास एसेट्स है, इम्प्रूव एसेट्स है, फॉरेन एसेट, तो आप प्लीज डिस्क्लोज कर दीजिए, हम आपको सारे पेनाल्टी कर देंगे। से वेव ऑफ आपको कर देंगे। इम्यून से दे देंगे। तो दैट भी एक वेरी सिस्टम गुड। है। आई थिंक इस साल आप AY 26-7 का रिटर्न भर रहे हैं, और पहले किसी भी सालों का आपका फॉरेन एसेट डिस्क्लोज नहीं किया है किसी को, तो मैं तो हर यूजर को बोलूंगा आपके माध्यम से कि प्लीज आप उसको असेस करिए और उस सीए से अपने बात करिए, और प्लीज आप उसको डिस्क्लोज करा दीजिए। और मे बी आप नोटिस से बचेंगे, मे बी आप ह्यूज पेनाल्टी से बच सकते हैं। पेनल्टी तो बहुत बढ़िया सर, तो सरकार की स्कीम एक्चुअली बहुत बढ़िया है। अगर वो सारे के सारे इस बार वेव ऑफ कर रहे हैं तो हम भी यही कहेंगे। जो भी लिसनर्स इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, प्लीज अपने इस वेवर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और अपने सारे पुराने के डिस्क्लोजर जो है आज बार कर दीजिए। हाँ, और ये मिथ पे ना रहे कि गवर्नमेंट को कैसे हमारा फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज होगा। ये गवर्नमेंट हर कंट्री के साथ एक ऑटोमेटिक ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज करने का उनका टाई अप है, उनका ट्रीटी है, और ये उनके पास ऑटोमेटिक रूप में, जिस तरीका से मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट क्वेश्चन में, एआई के थ्रू करना मैंडेटरी है। हर कंट्री एक दूसरे का फॉरेन एक्सचेंज करता है, और पिछले बार लॉट ऑफ नोटिस आए हैं इन पे। तो आप प्लीज इस मिथ में ना रहें कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को पूरा पता है, एक एक शेयर्स के बारे में आपको पता है कि आपने क्या लिया है, म्यूचुअल यूनिट के पता है। तो प्लीज इसको आप एज एडवांटेज समझ के आप इसको डिस्क्लोज करिए। सो दैट्स व्हाट द वे। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। अगर कोई 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाता और उसको मॉडिफाई करनी है रिटर्न, तो क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या कर सकता है इसके बारे में? तो
बेसिकली ना इस बारी उन्होंने ही पहले बार हुआ है, उन्होंने इस बारी क्या किया हुआ है कि अगर आपने 31 जुलाई में रिटर्न फाइल कर दिया और आपको लग रहा है मॉडिफाई करना है, ठीक है, सो आप टिल मॉडिफाई करना है, यानी कि उसको रिवाइज रिटर्न का नाम हम बोलते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2026 तक बिना कोई पेनाल्टी दिए हुए आप रिवाइज कर सकते हैं, और मल्टीपल बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर गलती हो गया दोबारा से करना है, आप कर सकते हैं। ओके। आप इस बार उन्होंने विंडो को 31 मार्च 27 तक लेके गए, बट रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर 2026 के बाद करिएगा, तो विथ पेनाल्टी के साथ कर, ओके। दैट्स द थिंग। आप कर सकते हैं बट विथ पेनाल्टी के साथ कर सकते हैं, तो कोई मॉडिफाइड आप पेनाल्टी पेमेंट करने के बाद आप कर सकते हैं। तो एक तो प्रोविजन ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट बिलेटेड रिटर्न का टाइम यानी कि आपको तो छूट ही गया है, 31 जुलाई तक छूट गया, तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? तो 31 दिसंबर 2026 तक कर सकते हैं। उन्होंने उसकी पेनाल्टी भी डिसाइड करा हुआ है, 1000 और 5000। सो बेसिकली ये टैक्सेबल इनकम से डिसाइड होता है, टिल दैट आपका जैसे टैक्सेबल इनकम उसके अनुसार से वहां पे उन्होंने चार्ज करते हैं। इसके अलावा कोई बंदा ऐसा है, कर रहा है सर मेरा तो लास्ट ईयर का ही रिटर्न फाइल नहीं किया, 24-25 का भी, 23-24 का भी नहीं किया, तो सरकार ने एक आईटीआर यू का भी प्रोविजन किया हुआ है, जो कि 48 मंथ तक आप कर सकते हैं। यानी कि किसी साल का आपका रिटर्न छूट गया है, तो आप नेक्स्ट 4 इयर्स तक आप रिटर्न भर सकते हैं, बट उसमें आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ता है, और उस टैक्स लायबिलिटी पे आपको 25%, 50%, यानी अगर एक साल डिले हुआ तो 25% का पेनाल्टी लगेगा, दूसरा हुआ तो 50%, 75%, 100% की टैक्स पेनाल्टी करके, बट आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, कंप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्रोविजन भी अवेलेबल रहता है दैट। तो सरकार ने काफी अब लोगों को फैसिलिटी तो लगता दे है कि रखी मैं है, आईटीआर, बट अगर आपको जी, पेनल्टी से बचना है तो यूजर को यही टाइम चाहिए, से करिए। वो टाइम से फाइल करे। बट इवन इफ, हाँ, यस, ये एक अच्छी चीज है कि रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फुल डेफिनेशन नहीं भी पता तब भी आप कुछ ना कुछ फाइल कर दीजिए, ताकि आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिले और आप बिना चार्जेस के भी फाइल कर सकें। दैट्स अ गुड करेक्ट। इन्फॉर्मेशन। हाँ, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली अगर आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी आप रिटर्न फाइल कर दीजिए ओरिजिनल, एंड देन फिर आप टाइम में बाद आप रिवाइज हाँ, रिटर्न कर हेल्प ले दीजिए। दिस लीजिए इज अ और बहुत रिवाइज अच्छा रिटर्न एडवाइस फाइल होता कीजिए। है, हम क्लाइंट को बोलते हैं। और Yes, दूसरा बोलते हैं कि बहुत ऐसे लोग हो जाते हैं जिनको बहुत ह्यूज टैक्स पेनाल्टी आ रहा है, डिमांड आ रहा है, जैसे बहुत लोग पहले एटीजी यूज करते थे, ठीक है, अब उनको रिटर्न को रिवाइज करना है, ह्यूज पेनाल्टी आ रहा है एटीजी के उनके नोटिस से, तो आईटीआर यू वहां पे हेल्पफुल हो जाता है कि आप जाइए, आप उसको कंपेयर करिए कि डिमांड और आईटीआर यू में अगर आप जाते हैं फाइल फाइल करने के लिए, और वैसे भी आपको वो कहेगा कि आईटीआर में, तो सेल्फ जाके भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो वहां पे कंपेरिजन करना होता है। आपके सीए वो राय देंगे कि खुद भी वॉलेंटरली कर दो। जब आप वॉलेंटरली कर दोगे तो आपको आपको वहां पे ज्यादा सेविंग हो रहा है, तो आईटीआर यू उस टाइम पे हेल्पफुल हो जाता है। और समटाइम्स ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट होते हैं, रीअसेसमेंट उनको कोई किसी कारण से ओपन हो जाता है, वहां पे भी आप आईटीआर यू को फाइल कर सकते हो। तो ये जो आईटीआर यू का भी जो व्यवस्था है, समटाइम्स इवन दो डिले हो गया बहुत ज्यादा, बट आप पेनाल्टी पे करके भी स्केप कर सकते हो, और ह्यूज पेनाल्टी एज कंपेयर टू आईटीआर यू जो लगने वाला था उसको आप सेव कर सकते हो, तो yes, दैट वे भी बेनिफिट होता है। very good. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन, जो बहुत ही जेनरिक, बहुत ही लोगों का फेमस क्वेश्चन है, और आई गेस आजकल के रिजीम में एक दुविधा है कि हाँ, हमें कौन से वाले में जाना चाहिए और क्या किस पे फायदा हमारा होता है। तो अगर हमारे पास कुछ सिंपल रूल्स हैं कि डिसाइड करने के लिए कि ओल्ड में रहें या न्यू रिजीम में रहें, तो आप कैसे उसको डिसाइड करेंगे? देखिए, मैं तो ना यूजर को ना बड़ा एक थंब रूल देना चाहूंगा, मतलब एक, जो जिनकी सैलरी ब्रैकेट 12,75,000 तक है, वो तो न्यू टैक्स रेजिम ही सेलेक्ट करें, बिकॉज उनको तो जीरो टैक्सेशन देना है, यस। ठीक है। अब जो 12,75,000 जब काउंट करते हैं, तो खाली अपना सैलरी मत काउंट करें, वो ये देखें कि अगर उनको कोई कैपिटल गेन, वो उनका अगर इंटरेस्ट में भी सेविंग हो रहा है, कोई सेविंग इंटरेस्ट में एफडी भी डाला हुआ है, तो प्लीज उन इंटरेस्ट को भी वो कंसीडर किया करें। तो एक तो वो चीजें सबसे राइट। इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा दूसरा इन दूसरा क्या होता है कि जो सैलरीड में है, और उनको लोग समझते हैं यार मेरा इनकम जिसका ज्यादा है उसको ओल्ड टैक्स रेजिम फायदा है, जिसको कम है उसको न्यू टैक्स रेजिम फायदा है, ऐसा मिथ है, नहीं।
सो ये हम सबसे पहले आपके यूजर को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपको डिडक्शन देखना है। कहाँ आप डिडक्शन ले कितना पा रहे हो। अब डिडक्शन का मतलब होता है एटीसी सबको 1.5 लाख हो जाता है मोस्टली। ठीक यस। है। किसी का हाउस इनकम लोन होता है तो मान लीजिए 2 लाख का इंटरेस्ट हो गया तो राइट। ठीक है। किसी ने एटीडी में करा हुआ है वो अमाउंट ऐड कर ले। तो इन सब करने के बाद भी मोस्टली अगर हम हायर ब्रैकेट लेके चले तो 1,50,000 एटीसी। ठीक है। एंड देन फिर 50,000 एटीडी। फिर मैं मान के चलता हूँ 2 लाख रुपया होम लोन। तो ये कितना हो गया, करीब करीब 4 लाख के अराउंड हो गया। ओके। तो अब नाउ जो हायर लोन हायर डिडक्शन जो डिराइव होता है मोस्टली लोग को एचआरए से डिराइव होता है। तो राइट। अगर वहां पे अगर एचआरए एड ऑन करके देखिए समथिंग अराउंड, अगर आप सम ब्रैकेट में 20 लाख के टैक्स सीटीसी और 25 लाख के सीटीसी, अगर आपको 5 से 5.5 लाख का डिडक्शन आ रहा है तब आप ब्रैकेट में आइएगा कि कह लीजिए उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे कि न्यू टैक्स रिजीम कर लीजिए या ओल्ड टैक्स। लेकिन आप 5 से 6 लाख से डिडक्शन आपका ज्यादा जाता है तब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होता है। ओके। लेकिन आप हायर इनकम पे बढ़ते जा रहे हैं 25, 30 और 50 लाख के करीब, तो वहां पे एक थंब रूल है कि आप नॉर्मली 8 लाख तक डिडक्शन आपका बनता है टोटल। यानी कि हायर एचआरए रहेगा तभी आपका 8 लाख डिडक्शन बन सकता है। यस। उस केस में आप जाके ओल्ड टैक्स रिजीम होगा। यानी कि 8 लाख डिडक्शन से अगर आप ज्यादा बन रहे हैं, जो मेरा थंब रूल बोलता है इन ऑन एन एवरेज दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, तो जाके आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आइएगा। अदरवाइज बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज ऑलवेज आपको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल और क्यों नहीं होगा। आप सोचिए ओल्ड टैक्स रिजीम में 30% ब्रैकेट 10 लाख के बाद आ जाता है। यस। बट आप न्यू टैक्स रिजीम में 30% का ब्रैकेट 25 लाख के बाद आता है। सो राइट। दैट सम हाउ अराउंड एवरेजिंग करें तो 8 से 9 लाख 10 लाख 12 लाख का एवरेज यहीं पे आता है स्लैब को करने के बाद। तो यही जो डिफरेंस है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और यही थंब रूल लेके अगर सब लोग सिलेक्शन करें कि हमें कौन सा में जाना चाहिए तो आई थिंक वो बेटर होगा। आ, आ, वो आजकल के डेज में एंड दैट्स द व्हाट माय सेफ की आप डिडक्शन देखिए। अगर राइट। आप हायर इनकम 25 से लेके 50 और ऊपर में है तो आप देखिए कि 8 लाख से टोटल डिडक्शन बढ़ रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाइए। कम है तो आप इसमें रहिए। एचआरए आप जेन्युइनली दिखाने का कोशिश कीजिए। जी। आप एचआरए में रिलेटेड पार्टी किसको दे रहे हैं वो भी पूछ रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यस। अगर आप फादर मदर आप किसी को दिखाते हैं, उनका कनेक्शन डेटा थ्रू एआई यूज कर रहा है डिपार्टमेंट, उनको पता चल रहा है कि आप कौन से रिलेटिव को दे रहे हैं, आपको रिलेटिव का दिखाना पड़ता है। तो वो राइट। आजकल बहुत ट्रेसेबल है। आई थिंक वो अवॉइड करना चाहिए। तो हेंस वेल वो यूजर को पता रहना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये थंब रूल के हिसाब से आप अपना ब्रेक इवन एनालिसिस करिए और देन यू विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि टैक्सेशन पर्पस से आपको इधर शिफ्ट करना चाहिए। सो आई गेस हाँ आज सबकी इस सेशन की जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो बहुत ही ज़रूरी थी, जिसमें हमने कवर कर लिया कि टाइम से फाइल करना ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते तो हमें रिवाइज रिटर्न्स क्या मिलती हैं, कुछ में हमें बेनिफिट है कुछ में नहीं है। और हमें फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर्स बहुत ही ज़रूरी है। ई सॉप्स रिलेटेड डिस्क्लोजर्स बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि सरकार इसके खिलाफ बहुत सख्त है और वो मल्टीपल सोर्सेज से अपने लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और अगर आप मिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक नोटिस आने के चांसेस है। तो अगर आपके पास कोई और क्वेरी है देन आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको YouTube पे अवेलेबल है तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे के सारे क्वेरीज डाल दीजिए और हम आपको रीच आउट करके उसका आंसर दे देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर थैंक्स फॉर थैंक यू। helping us Pawan ji for answering all these questions and I hope ये सेशन सबके लिए बहुत ही एक लर्निंग सेशन रहेगा और हम अगली बार मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ जो हमारे यूजर्स के लिए और भी फायदेमंद हो सके। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच विशाल जी।